दोस्तों, रविवार को नरेंद्र मोदी जब तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले थे, उससे 1 घंटा पहले जम्मू कश्मीर के रियासी में आतंकवादियों ने कटरा जा रही एक बस पर हमला कर दिया। हमला करने वाले टेररिस्ट ने बस के आगे आकर ड्राइवर और कंडक्टर पर गोलियां चलाई। दूसरा आतंकवादी किसी ऊंची जगह से बस पर गोलियां चला रहा था। गोली लगने के बाद ड्राइवर ने बस पर कंट्रोल खो दिया। बस 50 फीट गहरे गड्ढे में गिर गई। 11 लोग मर गए। मरने वालों में एक 2 साल का बच्चा भी है। आतंकवादियों ने जानबूझकर ऐसी बस को निशाना बनाया जो जम्मू कश्मीर के बाहर की थी और उसमें सभी हिंदू श्रद्धालु थे। उन्होंने ऐसा क्यों किया, यह समझना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये तो लोगों की किस्मत अच्छी थी कि बस गड्ढे में गिर गई, वरना बस पर सवार एक भी आदमी जिंदा नहीं बचता। इस हमले ने पूरे देश को गुस्से से भर दिया। लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर कोई निहत्थे लोगों पर हमला कैसे कर सकता है। कश्मीर में आतंकवादी हमला कोई नई बात नहीं है। अक्सर आतंकवादी यहाँ आर्मी, पुलिस या सीआईएसएफ पर हमला करते रहते हैं, मगर बस में सवार ऐसे लोगों पर हमला करना जिनका कश्मीर के मसले से कोई लेना देना नहीं है, जो उस स्टेट के भी नहीं, जो बेचारे घर से धार्मिक यात्रा करने निकले, उन्हें ऐसे मार देने का क्या मतलब हो सकता है, ये समझ से परे है। मरने वालों में एक पति पत्नी भी है जिनके 3 बच्चे हैं, मगर वो यात्रा में साथ नहीं आए थे। उन बेचारों को तो ये तक नहीं पता कि उनके मम्मी पापा के साथ हुआ क्या। उनके रिश्तेदारों ने बच्चों को सिर्फ ये बता रखा है कि मम्मी पापा का एक्सीडेंट हुआ है, उन्हें वापस ला रहे हैं। हमला करने वाले अगर अपनी तरफ से कोई लड़ाई लड़ भी रहे हैं तो ये कैसी लड़ाई है जिसमें उन लोगों को दुश्मन समझकर मारा जा रहा है जिनका उस लड़ाई से कोई लेना देना ही नहीं है। ये देखकर मन गुस्से से और भर जाता है कि इतनी शर्मनाक घटना के बावजूद सोशल मीडिया पर कोई सेलिब्रिटी इसके विरोध में पोस्ट शेयर नहीं करता। मतलब ये वो लोग हैं जो फिलिस्तीनियों के समर्थन में ट्विटर पर ऑल आइज ऑन रफा के पोस्ट तो धड़ल्ले से शेयर करते हैं, मगर अपने ही देश में श्रद्धालुओं के मारे जाने पर ऐसी चुप्पी मार जाते हैं जैसे ये घटना किसी और प्लैनेट पर हुई हो और किसी एलियन ने अब तक फोन करके उन्हें घटना की जानकारी न दी हो। इससे बड़ा दोगलापन और बेशर्मी क्या हो सकती है दोस्तों, बताइए। यही वो लोग हैं जो कश्मीर में पत्थरबाजी रोकने के दौरान अगर सीआरपीएफ की रबड़ की गोली से भी कोई घायल हो जाता था तो मानवाधिकारों की दुहाई में छाती पीट पीट कर अपने हाथ छीन लेते थे। लेकिन यहाँ 11 बेकसूर लोग मारे गए हैं। कितने बच्चे अनाथ हो गए हैं। एक 2 साल का बच्चा भी मारा गया, मगर मजाल है कि ये निर्लज्ज उस पर एक शब्द भी बोल पाए। आपको याद होगा जब अटल जी प्रधानमंत्री बने थे उस वक्त भी कश्मीर में आतंकी घटनाएं बहुत होती थी। सेना और सीआरपीएफ भी लगातार इनके खिलाफ ऑपरेशंस चलाती थी। लेकिन अटल जी जब पीएम बने तो भारत सरकार ने शांति की पहल करते हुए रमजान के पाक महीने में इनके खिलाफ ऑपरेशंस रोक दिए। आज भी कश्मीर में बहुत सारे लोग अटल जी की सरकार की उस पहल की तारीफ करते हैं, मगर उस सब के बदले में कश्मीर में आतंकवाद फैला रहे लोगों ने क्या किया, बताइए। आतंकवादियों ने अगस्त 2000 में पहलगाम में श्रद्धालुओं के जत्थे पर हमला करके 30 लोगों की जान ले ली। उस हमले में 60 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। अगले ही साल 20 जुलाई 2001 में अमरनाथ यात्रा पर शेषनाग में ऐसा ही हमला करके 13 लोगों की जान ले ली गई। उसके बाद 6 जुलाई 2002 में फिर से अमरनाथ में नुआन बेस कैंप पर हमला करके 9 श्रद्धालुओं को मार दिया गया। इसके बाद अमरनाथ यात्रा पर ऐसा ही हमला 2017 में भी हुआ था जब अनंतनाग में 8 श्रद्धालु मारे गए थे। ये सब तो मैं उन घटनाओं का जिक्र कर रहा हूं जब कश्मीर में बॉर्डर पार आतंकवादियों ने अमरनाथ यात्रा पर हमला किया। अब आप मुझे बताओ, एक पल के लिए हम मान भी लें कि कश्मीर में जो भी थोड़े बहुत लोग जंगे आजादी के लिए ये सब कर रहे हैं, उनसे मैं पूछता हूं ये आजादी की कौन सी लड़ाई है जिसमें आप उन लोगों को मार डालते हैं जो आपके घर पर अपने ईश्वर को पूजने आए होते हैं। अरे भाई, बाहर से आया कोई भी शख्स हमारे यहाँ मेहमान माना जाता है। गरीब से गरीब आदमी खुद भूखा रहता है मगर वो अपने मेहमान की सेवा करना नहीं भूलता। मगर कश्मीर में तो आतंकवादी उन लोगों को मार डालते हैं जो उनके घर अपने ईश्वर की पूजा करने के लिए आते हैं। हर युद्ध, हर लड़ाई के भी कुछ नियम होते हैं दोस्तों। फौजें भी आम नागरिकों पर हमला नहीं करती, मगर कश्मीर के आतंकी तो इतने बेशरम और नीच हैं कि ये लोग निहत्थे श्रद्धालुओं को भी नहीं छोड़ते। ये लोग नहीं समझते कि निहत्थे लोगों पर गोली चलाकर उन्हें मार देना जिहाद नहीं, नपुंसकता है। मगर हैरानी है कि भारत के सो कॉल्ड बुद्धिजीवी जब भी कश्मीर मसले की बात करते हैं तो हर बार हथियार उठाने वालों को मजलूम बताते हैं, उन्हें भटका हुआ साबित करते हैं। जवाबी कार्रवाई में कोई घायल भी हो जाए तो उसके लिए अपनी ही आर्मी को गाली देते हैं, मगर निहत्थे लोगों पर गोली चला देने की आतंकवादियों की नपुंसकता पर वो एक शब्द भी नहीं बोलते। क्या पूरी दुनिया में आपको बेशर्मी और दोगलेपन की ऐसी कोई दूसरी मिसाल देखने को मिलेगी? कश्मीर में पत्थरबाज अक्सर बच्चों और महिलाओं को आगे करके पत्थरबाजी करते थे। इन पत्थरबाजों से निपटने के दौरान सीआरपीएफ की रबड़ की गोली किसी बच्चे या महिला को अगर लग जाती थी तो ये लोग उसका घायल सिर दिखाकर, उसका शरीर दिखाकर पूरी दुनिया में ये प्रोपेगेंडा चलाते थे कि देखो, भारतीय फौज तो औरतों और बच्चों पर जुल्म ढा रही है, उन पर गोलियां चलाई जा रही हैं। तब इन सो कॉल्ड बुद्धिजीवियों में से कोई आगे आकर ये नहीं कहता था कि भाई, सेना ने घर में घुसकर थोड़ी ना इन लोगों को गोली मारी है। अगर आप इन बच्चों और औरतों की आड़ में पत्थर चलाओगे, इन्हें सड़क पर सबसे आगे रखोगे तो सेना क्या करेगी? क्या फौजी आपके पत्थरों से चोट खाकर मर जाएं और चोटें खाते रहें?
तब किसी ने उन हालात में आर्मी या सीआरपीएफ के पक्ष में बात नहीं की। और जब रियासी में इन्हीं आतंकवादियों के हमले में 2 साल का एक बच्चा मारा गया तो कोई उस पर बोलने को तैयार नहीं है। हकीकत यह है कि इन एजेंडा चलाने वालों को तो न तो कश्मीर के बच्चों की फिक्र है और न ही देश के किसी दूसरे हिस्से के बच्चों की। उनके लिए हर इंसान, हर घटना एक टूल है अपना एजेंडा आगे बढ़ाने के लिए। आज भी जब रियासी में शपथ ग्रहण से पहले हमला हुआ तो ये लोग उसके लिए आतंकवादियों की निंदा नहीं करेंगे, उल्टे इस एक घटना से सरकार को नीचा दिखाने का काम करेंगे। घटना के बाद से बोल रहे हैं कि देखो देखो, मोदी सरकार बड़े दावे करती थी कि हमने कश्मीर से आतंकवाद खत्म कर दिया है, जबकि आज भी आम आदमी मारा जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं है दोस्तों की धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में हालात बहुत सामान्य हुए हैं। साल 2023 में कश्मीर में 1 करोड़ 60 लाख टूरिस्ट आए। मतलब सन 47 में देश के आजाद होने के बाद से किसी एक साल में इतने टूरिस्ट कश्मीर में कभी नहीं आए। आज कश्मीर की टोटल जीडीपी में से 7 से 8% टूरिज्म से आ रहा है। मगर इस सब से भी क्या आतंकवादियों का नजरिया बदला? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज भी कश्मीर में हिंदुओं और सिखों की टारगेट किलिंग हो रही है। पिछले 3 साल में हुई ऐसी कुछ घटनाओं पर अगर नजर डालें तो अक्टूबर 2021 में आतंकवादियों ने एक कश्मीरी फार्मासिस्ट माखन लाल बिंद्रू की हत्या कर दी। इसी महीने आतंकवादियों ने सिख महिला स्कूल टीचर सुपिंदर कौर को भी मार डाला और उसी अक्टूबर महीने में सड़क पर फल बेचने वाले वीरेंद्र पासवान की भी आतंकियों ने हत्या कर दी। फिर 2022 में आतंकवादियों ने एक एक करके कई कश्मीरी पंडितों की हत्या की। पहले इन लोगों से रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम करने वाले राहुल भट्ट की इन लोगों ने हत्या की। फिर रजनी बाला नाम की स्कूल टीचर को मारा। फिर कुलगाम में बैंक मैनेजर की पोस्ट पर काम कर रहे विजय कुमार का भी मर्डर कर दिया। अब आप मुझे बताइए, चाहे पाकिस्तानी सरकार हो, चाहे कश्मीर के अलगाववादी या फिर भारत में बैठे इनके हमदर्द, जब भी कश्मीर में फैले आतंकवाद की बात होती है तो ये लोग कहते हैं कि कश्मीर में तो आजादी की लड़ाई चल रही है, जंग लड़ने वाले कश्मीरियों के हक के लिए लड़ रहे हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर लड़ाई सच में कश्मीरियों के लिए है तो क्या कश्मीरी हिंदू कश्मीरी नहीं है? अगर इन लोगों की लड़ाई भारतीय फौज से ही है तो क्यों बार बार हिंदुओं और सिखों को टारगेट करके मारा जा रहा है? श्रद्धालुओं की बस को निशाना बनाकर बेगुनाह हिंदू श्रद्धालुओं को क्यों भूना जा रहा है? वजह साफ है, ये कोई आजादी की लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ जिहाद है, जिसके निशाने पर ऐसे लोग हैं जो उनके मजहब के नहीं है। अब आप इस फैक्ट पर कितनी भी चाशनी क्यों ना लगा लीजिए, मगर ये हकीकत बदलने वाली नहीं। क्या दुनिया में आपको ऐसी कोई और दूसरी मिसाल मिलती है जब एक देश की 80% मेजॉरिटी कम्युनिटी अपने ही देश के एक स्टेट में सिर्फ अपने धर्म की वजह से कत्ल कर दी जाती है? और बेशर्मी देखिए, इसके बावजूद नैरेटिव ये बनाया जाता है कि हिंदू तो ऑपरेसर है, ये अपने देश में माइनॉरिटी को दबा रहा है। और आप देखिए, ये इकोसिस्टम भी ऐसे ही वर्क करता है कि बजाय आप इन सवालों का खुलकर जवाब देने के, लोग ऐसे हर बेहुदा इल्जाम पर डिफेंसिव हो जाते हैं। जैसे अभी मोदी कैबिनेट ने शपथ ली तो दिन रात मोदी सरकार को मुसलमानों का दुश्मन बताने वाला इकोसिस्टम इस बात के लिए मोदी को गाली देने लगा कि देखो, इनकी कैबिनेट में तो एक भी मुसलमान नहीं है, ये कैसे देश के प्रधानमंत्री हैं? पूरा इकोसिस्टम ट्वीट करके ये साबित करने लगा है कि देखो, मोदी तो मुसलमानों के दुश्मन है। अब आप इस कहानी का दूसरा पक्ष देखिए। मोदी सरकार मुसलमानों की दुश्मन है या नहीं है, इसे कुछ आंकड़ों से समझिए। देश में मुसलमानों की आबादी 14% है, मगर पीएम आवास योजना में घर पाने वालों में 31% मुस्लिम है। किसान सम्मान निधि में जिन लोगों को पैसा मिला उनमें 33% मुस्लिम है। मुद्रा योजना में जिन लोगों को पैसा दिया गया उनमें भी 36% मुस्लिम है। ये मोदी सरकार ही थी जिसने सऊदी सरकार से रिक्वेस्ट करके हज का कोटा बढ़वाया और उस पर लगने वाले जीएसटी को 18% से कम करके 5% किया। 2014 में मोदी की सरकार बनने से पहले जहां सरकारी नौकरियों में मुसलमानों की हिस्सेदारी सिर्फ 5% थी, अब वो बढ़कर 10% हो गई है। इस टॉपिक पर हमने कुछ दिन पहले एक डिटेल वीडियो भी बनाया था, ऊपर फ्लैश हो रहे लिंक पर आप जाकर क्लिक कर सकते हो और वो वीडियो देख सकते हो। हम यहाँ किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं बॉस, सिर्फ कुछ फैक्ट्स आपके सामने रख रहे हैं। कोई सरकार किसी कम्युनिटी की दोस्त है या दुश्मन, ये किस चीज से पता करेंगे आप बताइए? इसी बात से पता चलेगा ना कि क्या उस सरकार ने उस वर्ग के लिए कुछ किया या नहीं किया, क्या सरकार की नीतियों का फायदा उस वर्ग को हुआ या नहीं हुआ। लगभग सारे आंकड़े बताते हैं कि जिन लोगों को सरकारी योजनाओं का फायदा मिला उनमें 30% से ज्यादा मुस्लिम है। मतलब सरकारी योजनाओं में मुसलमानों को उनकी टोटल आबादी से दुगनी से भी ज्यादा हिस्सेदारी मिली है। अब बताएं, क्या ये सब हवा हवा में हो गया? नहीं ना। सरकार अगर किसी कौम की दुश्मन होती तो क्या उसके सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में वो अड़ंगे नहीं अड़ा सकती थी? बिल्कुल अड़ा सकती थी। मगर बीजेपी सरकार ने ऐसा किया या नहीं किया, इसकी गवाही तो खुद आंकड़े दे रहे हैं, मुझे कुछ बोलना ही नहीं है। अब आप दूसरा आंकड़ा देखिए। 2024 में खत्म हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मुसलमानों का सिर्फ 6% वोट मिला। मतलब 2019 में 9% मुस्लिम वोट बीजेपी को मिला था, जो 5 सालों में घटकर 6% हो गया। मतलब जिस मुस्लिम कम्युनिटी को बीजेपी के टाइम सरकारी स्कीमों में अपनी आबादी से डबल हिस्सेदारी मिल रही है, वही कम्युनिटी बीजेपी को 6% वोट भी नहीं दे रही है। अब आप बताइए कि कौन किसके साथ ज्यादती कर रहा है? सरकारी योजनाओं में मुसलमानों को 30% लाभार्थी बनाने वाली बीजेपी कर रही है या फिर बीजेपी को 6% वोट देने वाला मुसलमान? कमेंट करके
करके जरूर बताइएगा और ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंचाइएगा। लेकिन इसके बावजूद दोस्तों नैरेटिव ये गढ़ा जा रहा है कि मोदी जी ने अपने कैबिनेट में एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया, वो तो इनके दुश्मन है। मगर एक भी शख्स दूसरी तरफ से लोगों से ये सवाल नहीं कर रहा है कि भैया जब सरकार आपके लिए इतना कुछ कर रही है फिर आप उसे वोट क्यों नहीं करते? मतलब सरकार अब आपके लिए और क्या करके दिखाए? दिक्कत ये है ना दोस्तों कि जैसे ही आप ऐसा सवाल करेंगे आप पर ठप्पा लगा दिया जाएगा। कोई ये नहीं सोचेगा कि भाई बात तो फैक्ट पर हो रही है, फिर चाहे हम वो सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों की बात करें या बीजेपी को मिले मुस्लिम वोट्स की बात करें, लेकिन ना, कोई उस पर बात नहीं करेगा। बस पूरा इकोसिस्टम आपको लेबल कर देगा। इसी तरह कटरा में श्रद्धालुओं की बस पर किसने हमला किया, उसने बेगुनाह हिंदू श्रद्धालुओं को क्यों मारा, 2 साल के बच्चे की हत्या क्यों की गई, इस पर कोई बहस या चर्चा नहीं होगी, बल्कि इस हादसे के बहाने यह साबित करने की कोशिश की जाएगी कि देखिए आज भी कश्मीर में इतना जुल्म हो रहा है कि लोगों को हथियार उठाने पड़ रहे हैं। वो कश्मीर के खराब हालात का रोना रोकर इस घटना को जस्टिफाई करेंगे, फिर चाहे कश्मीर में पिछले साल 1.5 करोड़ टूरिस्ट ही क्यों ना आए हो। अब आप ही बताइए, क्या पूरी दुनिया में दोगलेपन और बेशर्मी की इससे बड़ी कोई मिसाल हो सकती है क्या? बाकी आप खुद समझदार हैं। इस पूरे मसले पर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप गाजा पर हैशटैग चलाने वालों और रियासी में मारे गए लोगों पर चुप्पी साध लेने वालों को अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स खुला है। बाकी एक मदद आपको करनी होगी, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना होगा, शेयर जरूर करना होगा, क्योंकि उन्हें भी ये सच पता होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।